हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इस लेक्चर में हम वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर किसी ब्लॉक पर कुछ वेरिएबल फोर्स लग रहा है तो उस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन बच्चों, अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना, जहां पे मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का टॉपिक पढ़ाया था, क्योंकि बिना उस लेक्चर के आपको यहां पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे पहले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, यही आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को डिराइव करना भी सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे करके, इसका आइडिया दिमाग में कैसे करके आया। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे जैसे ही हम बच्चे इंटीग्रेशन के बारे में जैसे ही सुनते हैं वहां पे बच्चे घबराने लग जाते हैं, पर ऐसा कुछ घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। बस शर्त यह है कि आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स अच्छे से आना चाहिए, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक है, तो इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लेना, वहां पे मैंने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना सिखाया है, क्योंकि उसी की हेल्प से हम कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पे क्या चीज है, मान लीजिए ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, और इस ब्लॉक पे क्या है, कंटिन्यूअसली एक कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। लेकिन ये जो फोर्स है बच्चों, ये वेरिएबल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स इस पे लग रहा है। बच्चों, अगर किसी भी ब्लॉक पे अगर आपको कंटिन्यूअसली कोई कांटेक्ट फोर्स देना है, फोर्स अगर कांटेक्ट देना है और वो भी वेरिएबल फोर्स अगर देना है, तो उसके लिए एक कंडीशन ये होती है, एक शर्त ये होती है कि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, वो भी वेरिएबल होना चाहिए। जनरली आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर मुझे पता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। जनरली टीचर भी इस चीज को डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों, अगर जब यहां वेरिएबल फोर्स होगा तभी आप यहां पे वेरिएबल फोर्स दे पाओगे, कांटेक्ट फोर्स उस पे लगा पाओगे। अगर यहां पे फ्रिक्शन फोर्स अगर वेरिएबल नहीं होगा और उस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स अगर आप यहां अप्लाई कर दोगे तो ब्लॉक आगे भाग जाता है, आप पीछे रह जाते हो, देन इस पे कांटेक्ट फोर्स नहीं लग पाता। इसीलिए यहां पे का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी वेरिएबल होना चाहिए, देन ये पॉसिबल हो पाता है कि हम किसी ब्लॉक पर जो है वेरिएबल फोर्स लगा पाते हैं। ओके, इसलिए ये समझा रहा हूं। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या होता है, यहां पे हमें देखो, अगर हमें वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या हमें करना पड़ता है। देखो, टू कैलकुलेट वर्क डन अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, अगर आपको किसी वेरिएबल फोर्स का अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एज्यूम द एंटायर डिस्प्लेसमेंट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिमिलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, आपको ये एज्यूम करना है कि ये यहां से लेकर के यहां तक का जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, इस डिस्प्लेसमेंट के आपको बहुत छोटे 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 ये टुकड़े कर देना है, जैसे मैंने यहां पे इन्हें स्प्लिट कर रखा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आपको टुकड़े कर देना है। देखो यहां पे लिखा है, एज्यूम द एंटायर डिस्प्लेसमेंट इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट सिमिली। इनफाइनाइट सिमिली का मतलब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पे बनाने हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये जो यहां से लेकर के यहां तक का जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसे dx बोला जाता है। ठीक है, ये देखो यहां पे dx लिखा है ना, dx का मतलब क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है, लेट dx बी द इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है ये dx है। मान लीजिए ये dx1 है, dx2, dx3, dx4, dx5, dx6, ऐसे ये छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट वो है, डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। लेट dx बी द इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एंड कंसीडर द फोर्स इज कांस्टेंट अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहां पे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, बस यही लाइन को समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो मैंने लेक्चर आपको, जहां पे मैंने आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का टॉपिक पढ़ाया है, उस लेक्चर को जरूर देख लेना, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लेना। यहां पे ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर करना है इस dx डिस्प्लेसमेंट में। बच्चों देखो, होता क्या चीज है, यहां पे इस ब्लॉक पे जो है फोर्स तो वेरिएबल लग रही है। बच्चों, फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आप ऐसा मान सकते हो कि फोर्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन बच्चों, कोई भी चीज अगर इंक्रीज होती है तो वो चेंज होती है, मतलब कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है, यहां पे अगर फोर्स चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज होने में कुछ ना कुछ समय जरूर लगाता है। ठीक है, देखो मान लीजिए यहां पे जब हमने यहां पे फोर्स लगाया, यहां पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और यहां पे सपोज करके 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो बच्चों सिर्फ इस फॉर्मूले तक ही सीमित रह जाओगे और सिर्फ रट करके सिर्फ क्वेश्चंस करते रह जाओगे। इसे समझना जरूरी है। ठीक है, वही मैं समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, नहीं तो ये आपको हमेशा परेशान करता रहेगा ये इंटीग्रेशन। देखो बच्चों, सपोज करके इस ब्लॉक पे हम यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, और यहाँ पे जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इस पे 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, इंक्रीज होते होते चेंज हो रहा है फोर्स, वेरिएबल है फोर्स।
तो बच्चों ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स चेंज होता रहता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। वो पहले 1 था, फिर वो 1 से सपोज करके 1.1 हुआ, फिर 1.2 हुआ, फिर 1.3 हुआ, फिर 1.4 हुआ, ऐसी करके वो चेंज हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। हमने ऐसे मैंने आईडिया से यहाँ पे ये वैल्यू डिजिट लिखी है, ठीक है। हो सकता है वो 1 के बाद 1.01 हुआ होगा, फिर 1.02 हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, ओके। लेकिन बच्चों कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है तो वो चेंज होने में टाइम भी लेती है। क्या कोई चीज बिना टाइम लिए चेंज हो सकती है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज अगर चेंज हो रहा है वो बिना टाइम लिए चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बच्चों कोई भी चीज अगर चेंज होती है तो वो चेंज होने में टाइम लेती है। इसका मतलब यह है कि वो छोटे से टाइम के लिए, किसी dt टाइम के लिए, dt टाइम का मतलब बहुत ही छोटा सा टाइम, आप ऐसे भी समझ सकते हो 0.001 सेकेंड, इतना छोटा टाइम, ऐसे भी समझ सकते हो। तो कोई भी अगर फोर्स है ना, तो फोर्स बहुत छोटे से टाइम के लिए जो है कांस्टेंट रहता है, फिर उसके बाद वो 1 से 1.1 हो जाता है, फिर छोटे से dt टाइम के लिए फिर अगेन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो 1.1 रहेगा, फिर वो कांस्टेंट रहेगा, फिर वो अचानक से चेंज हो जाएगा, वो 1.2 हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम लेगा चेंज होने में, ठीक है। फिर वो dt टाइम के लिए 1.2 रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर वो 1.3 हो जाएगा, फिर वो dt टाइम के लिए छोटे से टाइम के लिए कांस्टेंट रहेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से फोर्स चेंज होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर फोर्स छोटे से टाइम के लिए अगर कांस्टेंट है, अगर इस ब्लॉक पे छोटे से टाइम के लिए फोर्स अगर थोड़ी देर के लिए 1 था, कांस्टेंट था, तो ये फोर्स तो कंटिन्यूअसली इस पे लग रहा था। तो इस फोर्स की वजह से वो जो कि dt टाइम के लिए छोटे से टाइम के लिए लगा था, तो ये ब्लॉक जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया होगा। ये इसने यहां से लेकर के यहां तक, ये जो मैंने ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बना रखे ना, इसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से किया होगा। जिस dt टाइम के लिए फोर्स कांस्टेंट था, फिर फोर्स क्या हुआ होगा, अचानक से चेंज हो गया होगा, फिर छोटे से टाइम के लिए ये फोर्स फिर अगेन 1.1 ही रहेगा। फिर इस फोर्स की वजह से, ये जो कांस्टेंट फोर्स है, फिर उसने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगेन किया होगा, फिर अगेन इस वाले फोर्स की वजह से भी उसने डिस्प्लेसमेंट किया होगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया होगा। तो ये छोटे से टाइम के लिए ये कांस्टेंट रहा होगा, फिर वो बॉडी क्या हुई होगी, डिस्प्लेस हुई होगी, फिर अचानक से वो 1.3 हो जाएगा, फिर ये 1.3 भी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो वो बॉडी पे तो लग ही रहा है, तो वो बॉडी थोड़ी थोड़ी डिस्प्लेस होती रहती है। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता रहता है वो dx डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, ठीक है बच्चों, ये है कहने का मतलब। अब देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला है F इंटू डी एक्स, ये F इंटू डी एक्स। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है F1 dx1 F2 dx2। बच्चों ऐसा आपकी बुकों में नहीं लिखा होगा, पर अगर आप अच्छे अच्छे राइटर की बुक पढ़ोगे ना, तो वहां पे इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। F3, इसका मतलब भी अभी बताता हूं आपको, dx3 प्लस ये सो ऑन, इस तरीके से ये ऐड होता रहेगा। अब देखो बच्चों, इसने यहां से a पॉइंट से b पॉइंट तक क्या किया, इसने डिस्प्लेसमेंट किया ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट किया। तो बच्चों यहां पे ये छोटे 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 ये डिस्प्लेसमेंट है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट dx1 है, dx2, dx3, dx4, तो ऐसे यहां पे ये dx1 लिखा है मैंने, dx2 लिखा है, ये dx3 लिखा है। क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, अगर कांस्टेंट फोर्स है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में भी अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ डी कॉस थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला। अब देखो यहां पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, तो ये जो थीटा होता है, ये जो थीटा एंगल होता है, ये थीटा एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल होता है। तो फाइनली यहां पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सेम डायरेक्शन है, तो ये कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो एफ डी इंटू 1 कितना हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन बच्चों यहां पे जो ये डी एक्स वन, यहां पे जो छोटा सा जो डी एक्स वन डिस्प्लेसमेंट हुआ था, वो किस फोर्स की वजह से हुआ था, इस वाली फोर्स की वजह से हुआ था। तो इस फोर्स को हमने F1 नाम दे दिया, इस वाली फोर्स को हमने F2 नाम दे दिया, इसे हमने F3 नाम दे दिया, इसे हमने F4 नाम दे दिया। तो ये जो F1 फोर्स लगी थी, ये छोटे से टाइम के लिए कांस्टेंट थी, लेकिन उसकी वजह से छोटा सा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया था। इसीलिए हमने ये जो कांस्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, ये F इंटू डी जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का हमने यूज किया, F1 इंटू डी एक्स1 डिस्प्लेसमेंट, F2 जब फोर्स लग रही थी तो वो dx2 उसने डिस्प्लेसमेंट किया, फिर F3 dx3, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट करने लग गए, यहां से लेकर के यहां तक, ये तो बहुत छोटे 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 टुकड़े हैं, बहुत छोटे टुकड़े हैं, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। हो सकता है एक दिन लग जाए, या एक दिन से ज्यादा भी लग जाए, या एक दिन से कम भी लगे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, देखो बच्चों, ये जो हमने यहां पे ये जो एडिशन कर रखा है ना, ये जो एडिशन कर रखा है, इसी को इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स बोला जाता है बच्चों।
इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब समेशन करना, किसी चीज को जोड़ देना, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने इन्हें क्या करेंगे, अगर हम इन सब को ऐड करते रहेंगे यहां से लेकर के यहां तक, ये जो छोटा छोटा वर्क डन था, ये जो वर्क डन है बच्चों, ये जो वर्क डन है ये DW1 है, छोटा सा वर्क डन है, यहां से लेकर के यहां तक का वर्क डन, फिर DW2 DW3, तो ये छोटा वर्क डन है, ये भी छोटा सा वर्क डन है DW2, ये भी छोटा सा वर्क डन है DW3, ऐसी करके हम छोटे छोटे वर्क डन को अगर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ का टोटल वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन बच्चों ये जो हम एडिशन कर रहे हैं इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन ऑफ DW। यहां पे हम ये सारे वर्क डन को जो ऐड कर रहे हैं इसी को इंटीग्रेशन ऑफ DW बोला जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है? इंटीग्रेशन ऑफ FDX बोला जाता है बच्चों, समझ रहे हो? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? हम ये छोटे छोटे वर्क डन है इन्हें हम ऐड कर रहे हैं, समझ में आ गया ये इंटीग्रेशन। अब देखो बच्चों क्या होता है कि इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, बस वो आपको याद करने होते हैं, वो इंप्लीमेंट करने होते हैं और आसानी से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। मुझे ये समझाना था, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये जो फोर्स लगी है ये DX डिस्प्लेसमेंट जिसकी वजह से हुआ, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फोर्स कांस्टेंट रहता है, फिर ध्यान चेंज हो जाता है, फिर ये फोर्स भी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहेगा, फिर चेंज हो जाएगा, इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसे आगे कैसे करेंगे, देखो हमें पता है जो छोटा सा जो वर्क डन होता है, जो DW होता है, वो देखो आपका जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो फॉर्मूला है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। तो देखो बच्चों अगर हमें छोटा सा वर्क डन निकालना है, एक छोटा सा वर्क डन निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक का अगर छोटा सा वर्क डन निकालना है, तो उसकी जगह में क्या हो जाएगा बच्चों? ये F की जगह में ये F आ गया, और ये जो D डिस्प्लेसमेंट है, हम तो छोटा सा वर्क डन निकाले ना DW, तो DW की जगह में यहाँ पे ये जो छोटा सा वर्क डन है ये DX आएगा, ठीक है। ये मतलब उसने यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्क डन हमें मिल जाएगा, तो ये F इंटू DX इंटू ये कॉस थीटा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों? सेम होता है, तो ये जो थीटा होता है ये cos 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो फाइनली ये DW क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका F इंटू DX हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? बस इसे इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है, ये जो FDX है, ये बच्चों ये जो FDX है इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ FDX का मतलब F1 dx1 F2 dx2, यही तो है इसका मतलब, ठीक है। अब आपको यहाँ पे F1 dx1 F2 dx2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन कहां से कहां तक कर रहे हैं? देखो इसका ये A पॉइंट से B पॉइंट तक कर रहे हैं, तो यहां पे ये ऑरिजिन पॉइंट है, तो ये जो ब्लॉक है इस ऑरिजिन पॉइंट से जो इसकी पोजीशन है वो XA पोजीशन है। अब फिर वो ब्लॉक यहां पहुंच जाता है, यहां तक हमने इसे डिस्प्लेस कराया, तो इसकी जो इनिशियल पॉइंट से जो पोजीशन है वो XB पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो इनिशियल पोजीशन है, ये जो फाइनल पोजीशन है ना, उसे हम यहां पे लिमिट लगाते हैं। देखो कैसे लिमिट लगाते हैं बताता हूं। ये DW इज इक्वल टू, यहां पे इसे दोबारा लिख रहा हूं मैं, ये जो FDX है आपका, यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे लिमिट लगानी है। यहां पे ये आपका इनिशियल पोजीशन आएगा, यहां पे आपका ये फाइनल पोजीशन आएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने ये XA लिखा है, ये XB लिखा है। बच्चों ये लिखना जरूरी है, ये इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन है। अब देखो यहां पे आपका ये वाला इनिशियल पोजीशन, मतलब कहां से कहां तक आप उसे डिस्प्लेस कर रहे हो, इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक हमने इसे क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। तो ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही है आपका, ठीक है। अब देखो यहां पे ये मैंने इंटीग्रेशन का यहां पे साइन लगाया, तो यहां पे भी इंटीग्रेशन का साइन आएगा। अब देखो बच्चों ये इंटीग्रेशन ऑफ DW क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ DW का मतलब क्या है? इन सारे वर्क डन को हम जोड़ेंगे, तो इस जब सारे वर्क डन को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DW की जगह में क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। तो ये फाइनली आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका FDX, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है वो लिमिट लगा रही है हमने, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है। तो यही आपका फॉर्मूला है। अब देखो इससे रिलेटेड एक ग्राफिकली भी इसे समझ लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे समझा जाएगा इसे, देन मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखो बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स ग्राफिकली इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो यहां पे जैसे आपका ये आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस दे रखा है, ये आपका फोर्स का एक्सिस दे रखा है, यहां पे एक ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। बच्चों अगर आपको इस तरीके से ग्राफ अगर गिवन है और आपसे बोलता है, मान लीजिए यहां से इस पॉइंट तक किसी पार्टिकल ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट किया है और उस पे ये फोर्स लग रहा था, ठीक है, ये फोर्स लग रहा था। तो ये आपका फोर्स का एक्सिस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है। आपको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोलता है कि जब पार्टिकल ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर उसने डिस्प्लेसमेंट किया है तो उसका वर्क डन बता दीजिए। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो आपको क्या करना है, यहां से ये जो ग्राफ है, यहां से एक ऊपर की तरफ एक लाइन प्रोड्यूस करनी है ऐसे, और यहां से भी एक लाइन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, ऐसे ऊपर को।
अब देखो बच्चों, ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, जैसे इसकी नेमिंग कर देते हैं, ये ए बी है, ये सी है और ये डी है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना ए बी सी डी, ये जो एरिया है आपका अंडर कर्व, ये जो एरिया अंडर कर्व आपको दिख रहा है, इसका जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन के इक्वल होता है बच्चों। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के इक्वल होता है, या वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स भी कह सकते हो। वैसे ये जो ग्राफ है ये तो वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है, इसलिए मैं कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू लिखिए 2 न्यूटन, यहाँ पे ये लिखा है मान लीजिए 4 न्यूटन, ये हो गया आपका 6 न्यूटन, ये हो गया आपका 8 न्यूटन, ये हो गया 9 न्यूटन। तो देखो ये ग्राफ ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब फोर्स क्या है? वेरिएबल है। अब ग्राफ देखो ऐसे आगे की तरफ भी बढ़ रहा है, यानी कि पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है। मान लीजिए 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि अगर कभी भी कोई ग्राफ दे रखा है और आपसे बोलता है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया है, इसने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से एक लाइन प्रोड्यूस करोगे ऊपर की तरफ, और सिर्फ ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, ये जो एरिया अंडर कर्व है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, वही आपका वर्क डन के इक्वल होता है। अब देखो इसे प्रूफ भी कर लेते हैं कि हकीकत में ऐसा होता है। बिल्कुल होता है बच्चों, आपको इसका एरिया ही कैलकुलेट करना होता है, वही आपका वर्क डन के इक्वल होता है। अब देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे। देखो ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ को मैंने यहाँ पे दोबारा बना दिया है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है, ये आपका फोर्स का एक्सिस है। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखो ये जो मैंने ये छोटे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटे छोटे इसके स्ट्रिप काट रखे हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे स्ट्रिप काटे हुए हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ये dx1 है, ये dx2 है, ये dx3 है, dx4 है, dx5, ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही छोटे, जितना पॉसिबल हो सके उतने छोटे हैं। तो आप तो ये सोच रहे होंगे यहाँ पे तो ये बड़ा दिख रहा है बच्चों, बड़ा मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे बड़ा, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जूम करके दिखाया गया, ये समझ सकते हो आप, पर वो डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, एरिया अंडर कर्व जो है वर्क डन के इक्वल होता है, इसी को यहाँ पे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए ये फिगर बना रखा है। तो देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे ये छोटी छोटी स्ट्रिप काट रखी है, ठीक है। ये छोटी छोटी स्ट्रिप हमने काट दी है यहाँ पे। तो जैसे ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और ये एस पॉइंट है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ, ये वाला अगर मैं यहाँ का एरिया निकालता हूँ, इसका अगर मैं एरिया निकालता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर एस। ये जो पी क्यू आर एस है ना, इसका एरिया निकालिए और उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका मतलब यह है कि ऐसी करके आपको इसका एरिया निकालना है, फिर इसका एरिया निकालना है, फिर इसका सबका एरिया निकालना है, और उसे क्या कर देना? इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट करने का मतलब उनका समेशन कर देना, मतलब उन्हें जोड़ देना है, तो आपको वो वर्क डन मिल जाता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है, उसे हमें समझना भी तो होगा। देखो बहुत आसान है इसे समझना बच्चों। देखो यहां पे क्या चीज है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अगर वर्क डन का फॉर्मूला है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम एफ डी कॉस थीटा भी बोलते हैं। अगर एफ डी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा होता है ना, एफ डी कॉस थीटा होता है कांस्टेंट फोर्स का। यहां पे तो वेरिएबल फोर्स लग रही है, लेकिन अभी समझा दूंगा आपको। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, और यहां पे ये एफ इंटू डी, अगर थीटा 0 डिग्री है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर सेम है, तो यहां पे ये जो थीटा एंगल होता है ये 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? एफ इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। एफ इंटू डी हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स भी लग रही है, तो उसका जो वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है इस वाले फॉर्मूले से किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या चीज है, यहां पे अगर मैं ये वाले स्ट्रिप का वर्क डन कैलकुलेट करता हूं, इस वाली स्ट्रिप का एरिया अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो वो उसे देखो हम वर्क डन से कैसे रिलेट करेंगे। देखो यहां पे अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। तो बच्चों देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, इस पी क्यू आर एस को देखोगे, तो ये आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर रेक्टेंगल तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो ये थोड़ा तिरछा हो रखा है। बिल्कुल यहाँ पे तिरछा हो रखा है बच्चों, लेकिन मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग चीज ये बताई थी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे ना, ऐसे इतने बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे जिन्हें मैं डी एक्स बोल रहा हूँ, ये इतने बड़े डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये इतने छोटे डिस्प्लेसमेंट हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है ना, इसके मान लीजिए आप 100 टुकड़े कर दीजिए, 100 क्या 1000 टुकड़े कर दीजिए, तो वो जो छोटा सा टुकड़ा होगा उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों अगर ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो देन यहां पे की जो लाइन होगी ना, वो भी ऐसे स्ट्रेट होगी, ऐसे स्ट्रेट होगी, ठीक है। यहां पे की जो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेंगी आपको, ये ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट मिलेंगे, तो हम इसे रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे का अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं निकालूंगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा?
यहाँ पे का जो लेंथ है, लेंथ कितना है ये है, और यहाँ पे का जो ये ब्रेथ है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ तो होता है, तो लेंथ कितना है ये आर क्यू है, इनटू ब्रेथ कितनी है ये एस आर है, ठीक है, एस आर, तो ये है आपका आर क्यू इंटू एस आर। अब देखो बच्चों ये जो आर क्यू है, आर क्यू की वैल्यू हमें यहां से पता चलेगी, ये जो जितनी लेंथ होगी यहां से लेकर के यहां तक, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू भी लिखी होंगी 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, तो ये जो लेंथ है इसके बराबर है। तो जो यहां पे की जो वैल्यू होगी ना, जो भी फोर्स की वैल्यू होगी, फोर्स की वैल्यू यहां पे आ जाएगी, आर क्यू की जगह में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो एस आर है, एस आर तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये जो एरिया अंडर कर्व है ना, ये यहां पे का जो एरिया है, जिसे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोल रहा हूं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं इसका भी वर्क डन निकालूंगा, इसका भी एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, सबका अगर एरिया निकालूंगा, उन्हें अगर इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो आपका वर्क डन के ही इक्वल तो होगा। तो यहां पे का जो एरिया होता है वो वर्क डन के ही इक्वल होता है, इसीलिए यहां पे मैंने बताया था कि एरिया अंडर कर्व किसके इक्वल होता है, वर्क डन के ही इक्वल होता है। ओके, तो ये तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो यहां पे जो क्वेश्चन है आपका, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है ए फोर्स F इज इक्वल टू 5 प्लस 0.20x। बच्चों यहां पे फोर्स आपको ये दे रखा है, देखो F प्लस 0.20x, ये x क्या है, ये x आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अभी बताता हूं, देखो ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसी पार्टिकल पे लग रही है, एक्ट ऑन ए पार्टिकल इन x डायरेक्शन, F इज इन न्यूटन, F जो है आपका फोर्स है जिसे न्यूटन में मेजर किया जाता है, एंड x इज इन मीटर, x क्या है, x को किस में मेजर किया जा रहा है, मीटर में, यानी कि ये x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो बच्चों ये फोर्स का ये इक्वेशन आपको यहाँ पे ये गिवन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ है हमने, ठीक है, ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, इस ब्लॉक ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट किया। अब देखो हमें फाइंड द वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय दिस फोर्स फ्रॉम ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक ये 2 मीटर था, और यहां से लेकर के यहां तक ये 4 मीटर था, ठीक है। आपको 2 मीटर से 4 मीटर तक का जो उसने डिस्प्लेसमेंट किया है, उसने कितना वर्क डन किया ये हमें बताना है। तो इस ब्लॉक ने क्या किया, ये 2 मीटर है और ये आपका 4 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर से 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट किया, इसका हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो इस पे कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा था, लेकिन ये वाला फोर्स लग रहा था, और ये वाला फोर्स जो है इस एक्स पे डिपेंड करता है। तो अगर ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, इसका मतलब ये फोर्स क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो फोर्स की इक्वेशन हमारे पास है। अब देखो इसे किया कैसे जाएगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स होता है। यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी आती है, हमें इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करना है, मूव कराना है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये एक्स ए है और यहां से लेकर के यहां तक ये एक्स बी है। तो ये जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये 2 मीटर है, और ये जो फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक ये 4 मीटर है। अब देखो यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बनाना है। इनिशियल पोजीशन ये आपका 2 मीटर है, यहाँ पे आपका 4 मीटर आ जाएगा, ये फोर्स का ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखना है 5 प्लस 0.20x, ठीक है, और यहां पे आपका ये dx आ जाएगा। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, देखो बच्चों इससे आगे हमें करना है ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2 है, ये आपका 4 है, 5 इंटू डी एक्स, 5 dx हो जाएगा, अब प्लस 0.20x dx हो जाएगा, ठीक है। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर इसे आगे क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ f dx लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 4 लिखा, फिर प्लस, फिर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 0.20x dx, और यहां पे भी लिमिट आएगी 2 से लेकर के 4 तक। अब देखो बच्चों मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू मैंने आपको बताया था, इसे क्या बोलते हैं, टोटल वर्क डन बोलते हैं। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पे जो है वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ठीक है, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो यहां पे देखो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो 5 है 5 कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं किया जाता, 5 बाहर आ जाता है, तो यहां पे हो जाएगा आपका ये 2 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां पे 0.20 भी बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है, ये 2 और 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये वर्क इज इक्वल टू 5 इंटू ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, ठीक है, इसे x लिखा जाता है, तो यहां पे ये x आ जाएगा। लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए देखो इसे हम यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी लगा रही है, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, एक ब्रैकेट सा बनाते हैं, और यहाँ पे ये 2 लिखा जाएगा नीचे, और यहाँ पे ये 4 लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा अभी बताता हूँ आपको, यहाँ पे इस तरीके से इसे करना है, फिर यहाँ पे 0.20 आएगा।
अब देखो बच्चों यहाँ पे ये x वेरिएबल भी लिखा है, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x होता है, लेकिन अगर आपके सामने यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा है और यहाँ पे x अगर लिखा है, x का मतलब यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, आपको यहाँ पे x लिखना है और यहाँ पे जो पावर 1 है ना, 1 के साथ बस पावर में यहाँ पे 1 और ऐड कर देना है, तो 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 भी कर देना है, तो ये हो जाता है आपका x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 dx लिखा होता तो इसे आप कैसे सॉल्व करते? ये फॉर्मूला है, ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 लिखोगे और यहाँ पे +1 कर देना, ये 2 + 1 क्या होता है? 3 होता है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। समझ लो, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ x dx है वो क्या होता है? x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपको ऐसे ब्रैकेट बनाना है, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 करना है, ये लोअर लिमिट यहाँ पे लगेगा, ये अपर लिमिट यहाँ पे लगेगा। अब देखो इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखो इससे आगे यहाँ पे इसे बता देता हूं। देखो यहाँ पे आपको वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे 5 लिखना है, ऐसे बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x लिखा है ना, इस 4 को इस x की जगह में यहाँ पे पुट करना है, फिर यहाँ पे माइनस साइन अपनी तरफ से पुट करना है और फिर इस 2 को इस x की जगह में पुट कर देना है, ठीक है, इतना कर देना है। फिर यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 0.20 आएगा, फिर यहाँ से ब्रैकेट बनाना है। अब इस 4 को x की जगह में पुट करना है, तो 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस आएगा, जैसे यहाँ पे माइनस आया था, फिर यहाँ पे ये 2 को पुट करेंगे, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 4 - 2, 2 होता है प्लस 0.20 इंटू ये 2 8 16 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 8 - 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका प्लस, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.20 हो जाएगा और ये फाइनली हो जाएगा आपका 11.20 जूल। यही आपका वर्क डन है। अब देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है ये फोर्स का इक्वेशन ये दे रखा है F = 2x, यानी कि फोर्स इस x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा, इसका मतलब ये फोर्स क्या है? वेरिएबल है। एक्ट ऑन ए बॉडी इन x डायरेक्शन वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वर्क, हमें फाइंड करना वर्क डन बाय फोर्स इफ अ बॉडी मूव्स टू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। बॉडी ने 4 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट इस बार किया है, तो मान लीजिए बॉडी ने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये ऑरिजिन पॉइंट है, तो ये जो टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट किया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, x a x b। देखो यहाँ पे तो ये ऑरिजिन पॉइंट से थोड़ा दूर था, तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या थी? इसकी 2 थी ना इनिशियल पोजीशन, ये 2 थी, नीचे 2 आया था, ऊपर 4 आया था। अब फाइनल पोजीशन ये थी उसकी, लेकिन यहाँ पे क्या है? उसने ये इनिशियल देखो यहाँ पे उसने टोटल 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया है, तो यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन ये एक्स ए है और ये एक्स बी है, तो यहाँ पे जो एक्स ए इनिशियल पोजीशन होगा वो 0 मीटर होगा और ये जो एक्स बी होगा ये कितना होगा? 4 मीटर होगा, तो यहाँ पे 0 मीटर आएगा, यहाँ पे 4 मीटर आएगा, ठीक है। तो अब देखो इससे आगे क्या करेंगे? फोर्स का इक्वेशन क्या दे देगा? 2 × x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये 4 आएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 तो कांस्टेंट है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx की वैल्यू मैंने क्या बताई थी? x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 2 आएगा, यहाँ पे आपको ऐसे ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पे आएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका लिमिट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये लिमिट है आपका 0 और 4, तो यहाँ पे भी 0 और 4 आ जाएगा, तो ये फाइनली 2 आएगा। यहाँ पे 4 एक बार पुट करेंगे तो ये 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर माइनस आएगा, फिर 0 को पुट करेंगे, 0 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आएगा? देखो ये आ रहा है आपका 2 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 इंटू 8 कितना आ रहा है? 16 जूल। ये आपका वर्क डन आ रहा है, ठीक है। वर्क डन आ गया आपका 16 जूल। अब देखो बच्चों नेक्स्ट है आपका ये वाला, देखो यहाँ पे ये ग्राफ है, देखो ये बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने आपको ग्राफ का टॉपिक पढ़ाया था, तो देखो वही टॉपिक है, ठीक है। आपको यहाँ पे हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। बच्चों यहाँ पे ये ग्राफ दे रखा है और ये पूछ रहा है कि हमें वर्क डन बताना है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वर्क डन बताना है। तो देखो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखो एक ग्राफ ऐसे सीधा चल रहा है, फिर ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो देखो जैसे पहले यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ग्राफ ऐसे इस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है, इसका मतलब ये है ये पार्टिकल ने इस पॉइंट से इस यहां से आगे की तरफ चलना शुरू किया है और ये ग्राफ यहां तक है ना, यहां तक मतलब ये 2 मीटर से 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल ने किया है, ठीक है। मान लीजिए कोई ये यहाँ पे कोई ये सरफेस है, कोई पार्टिकल है, यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया जा रहा है, ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसने 2 मीटर से 6 मीटर तक का इसने डिस्प्लेसमेंट किया। ग्राफ ये 2 मीटर से शुरू हो रहा है यहाँ से
और ये देखो ये 6 मीटर तक का ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो ग्राफ को देखो, यहाँ से 2 से 4 मीटर तक, देखो 2 से 4 मीटर तक ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि फोर्स क्या था, कांस्टेंट था, फोर्स 6 न्यूटन का था, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 मीटर से 4 मीटर तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहां से ऊपर की तरफ एक लाइन प्रोड्यूस करनी है, ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन प्रोड्यूस करनी है और इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन होगा वो इसके एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, वही इसका वर्क डन होगा। अब देखो बच्चों 4 मीटर से 5 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है, यहां से ग्राफ ये 4 से 5 तक यहां नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम यहां पे का भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे जो फिगर बन रहा है वो ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां से लाइन ऐसे ऊपर की तरफ प्रोड्यूस कीजिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है इसकी तरफ लाइन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे आपको रेक्टेंगल मिल रहा है, ठीक है। तो इसका भी वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो इसका वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो आपका ट्रायंगल है ना, इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना, बाकी कुछ नहीं करना। तो आपको यहां पे जो इस ग्राफ का इस ग्राफ की हेल्प से आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपका W1 W2 और W3, ठीक है। ये वाला वर्क डन, ये वाला जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो चलो लिख देता हूं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ये W1 जो है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब ए बी, और चलो इसे नाम दे देते हैं, ये सी डी, ये ई है और ये एफ पॉइंट है, ठीक है। ए बी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ये ट्रायंगल, ये आपका बी सी ई है ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ये हो गया आपका ये सी डी, चलो इसे जी बोल देते हैं, सी डी जी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी ब्रेथ हो जाएगी। तो ये क्या है आपका बी ई इंटू ए बी, प्लस ये जो ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का फॉर्मूला यही तो होता है, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपकी ये है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक ये जो सी ई है ये बेस है, इंटू हाइट, हाइट तो आपकी ये है बी ई, फिर प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो यहां पे बेस ये है आपका, ये सी जी, इनटू हाइट, हाइट आपकी ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बच्चों ये जो है ये वाला जो ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये आपका नेगेटिव एक्सिस है। तो ये वाले फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे, ये वाले फोर्स को यहाँ पे ग्राफ में हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये सी जी, ये आपका नीचे वाला नेगेटिव, ये जो जी और डी है ये वाला हाइट, ठीक है। तो नेगेटिव जी डी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो बी ई की वैल्यू कितनी है, ये जो बी ई है ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये जो बी ई है आपका ये इसके इक्वल है, तो ये 0 है, तो 0 से लेकर के ये 6 न्यूटन, मतलब 6 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा इनटू ए बी आपका ये है, तो ये जो ए बी है, ए बी इसके इक्वल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये 2 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 आएगा हाफ इंटू ये सी ई। बच्चों ये सी है, ये ई पॉइंट है, तो ये सी ई ये है, ठीक है। ये 4 लिखा, ये 5 लिखा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। और ये बी ई तो आपका ये है, बी ई आपका ये है, तो बी ई आपका ये है 6, ठीक है। यहाँ पे ये 6 आ जाएगा प्लस हाफ इंटू सी जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, ठीक है। 1 इंटू ये जी डी आपका ये है। तो ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, इस 4 मीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे -4 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 6 2 12 हो जाएगा, ये 2 3 6 कटेगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2 2 4, यहाँ पे -2 आएगा। तो 12 प्लस 3 कितना होता है, 15 होता है। ये -2 भी है, तो ये आपका वर्क डन कितना आ गया, 13 जूल आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे हमें ये ग्राफ दे रखा है, ग्राफ इस बार ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 मीटर टू x इज इक्वल टू 4 मीटर। ये जो 2 मीटर है, 2 मीटर से 4 मीटर तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक ऊपर की तरफ एक लाइन प्रोड्यूस करनी है और यहां से भी एक लाइन प्रोड्यूस करनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो यहां पे नेमिंग कर दीजिए ए बी सी एंड डी, बस इसका एरिया कैलकुलेट करना है, वही वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होगा आपका, वर्क इज इक्वल टू होगा एरिया अंडर कर्व। तो ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम है, ये आपका ट्रैपेजियम है, तो हमें इसी ट्रैपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू ट्रैपेजियम का जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, ठीक है, इंटू हाइट।
तो ये वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो बच्चों पैरेलल साइड्स ये हैं इसकी, ये हो गया ये ए बी सी ये डी है, तो पैरेलल साइड से ये ए डी है और ये बी सी है, तो ये ए डी प्लस बी सी इनटू हाइट। हाइट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनमें जो सेपरेशन होता है ना उसे हाइट बोला जाता है, ठीक है। तो हाइट यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है, ये सी और डी, ये डी पॉइंट है, ये सी डी। अब देखो यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1/2 आएगा, ये ए डी प्लस बी सी कितना है, ए डी आपका ये जो लेंथ है आपकी इस 2 के बराबर है, ठीक है, इस 2 के बराबर ये ए डी है, तो यहाँ पे 2 आएगा प्लस ये बी सी, तो ये बी सी आपका ये 6 न्यूटन के इक्वल है, तो यहाँ पे 6 आएगा इनटू सी डी। सी डी आपका ये है यहां से लेकर के यहां तक, तो ये 2 है, ये 4 है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 है आपका। तो ये वर्क इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है, इंटू 2, 2 से 2 कटेगा तो वर्क डन कितना आ गया आपका, 8 जूल हो गया। तो बच्चों ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।